नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका दिग्दर्शक, आपका मार्गदर्शक, आपका मेंटोर और आपका मित्र शैलेंद्र। सिविल कोर्ट की प्यून की जो परीक्षा होने वाली है, ऑब्जेक्टिव जो पहले होने वाली है पीटी, उसका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें हिंदी का भाग मैं देखता हूं और हिंदी में 35 अंक के प्रश्न आएंगे, गणित में 35 के अंक प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी में 15 अंक के प्रश्न आएंगे। फिर आपके उत्तीर्णता पर दूसरी परीक्षा होगी मेंस, फिर 15 नंबर का इंटरव्यू भी है इसमें। तो ये संभावित परीक्षा यहाँ फ्लैश हो रहा है कि इसकी जनवरी में संभावना है, 2026 की जनवरी में। तो मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, एकाएक कोई काम नहीं हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके करत करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान। मंद बुद्धि भी हो और अभ्यास अगर वो करता है तो ज्ञानी हो जाता है। अब बहुत ज्ञानी है और अभ्यास ही नहीं करेगा तो ज्ञान जो है क्रिया के बिना उसका कोई मोल नहीं है। मैं भी आपके बीच में इसलिए आता हूं कि जो थोड़ा मैंने सीखा है, अगर मैं वो किसी को बताता नहीं हूं तो मेरे पास जो है जितना है वो बेकार है। तो इस तरह से आप लीजिए और इसी तरह से विमर्श कीजिए। आप देख लीजिए, आप जो सेट 2 सॉल्व कर चुके हैं हिंदी का, उसका जो है आपको इनको वो भी चला जाता है ना, आंसर सेट भी चला जाता है ना। आंसर सेट तो ABCD जो सही होगा वो चला गया होगा। तो मैं आया हूँ डिस्कशन लेने, ये कहने आपको कि यही क्यों सही है, C क्यों नहीं सही हुआ, B ही क्यों सही है, D क्यों नहीं सही हुआ, ये आपको बताएंगे नहीं तो डिस्कशन का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न 1 से 3। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसके किसी एक भाग में त्रुटि होगी, उसको चिन्हित करना है, और कोई त्रुटि नहीं होगी तो ऑप्शन डी को चुनना है। तो आप देखिए, ये स्लैश स्लैश दिया हुआ है, तो ए भाग इतना है, बी भाग इतना है, सी भाग इतना है और डी भाग यहां से लेकर यहां तक है, उल्टे क्रम में है। स्लैश दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, कभी सीधे क्रम में भी रहता है, कभी उल्टे क्रम में भी रहता है। जैसे मैं कहना आपको चाह रहा हूं इस तरह से कि अक्सर प्रश्नों में आपको ऑप्शन ए यहां लिखा मिलेगा, बी यहां लिखा मिलेगा, सी यहां लिखा मिलेगा और डी यहां लिखा मिलेगा। लेकिन इन प्रश्नों में उल्टा है, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है और डी इधर है। ये ध्यान देने की बात है। तो पहले प्रश्न में देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में वह पहाड़ों में चढ़ने गया। तो यहाँ साफ साफ दिखलाई पड़ रहा है, में गलत होगा, पहाड़ों पर हो सकता है। पहाड़ में चढ़ने गया नहीं, पहाड़ पर चढ़ने गया, यहाँ पर होना चाहिए। तो पर की जगह में लगाया हुआ है, तो आपको ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेना है। इसी पार्ट में गलती है। अब दूसरा है, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है। अब यही गलती दिख गई, शोभा बढ़ जाती है, शोभा स्त्रीलिंग है, बढ़ जाता है होगा ही नहीं, तो ये भी पक्का हो गया कि ऑप्शन बी में ही त्रुटि है। तो डी तक जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज करिएगा, तो मैं फिर उसको दोहरा दूंगा या डिटेल कर दूंगा। अच्छा, तीसरा है कि यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है।
तो जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है, एकदम बिल्कुल राइट है ये। तो कहाँ गड़बड़ी हुई? तो इस पार्ट में यथार्थ बात होती है, यथार्थ मनुष्य नहीं होता है। सच्चा होता है मनुष्य, सज्जन होता है मनुष्य, बात यथार्थ होती है। तो ये ऑप्शन में गलती है, ये गलत शब्द लगा हुआ है, इसलिए आप ए ऑप्शन को टिक करिएगा। अशुद्धि जहां है वहीं चुनना। अब दूसरा प्रश्न जो है ये पैसेज है, तो पैसेज आपके पास गया ही होगा, मैं उसको दोबारा पढ़कर टाइम किल नहीं करूंगा आपका। और पैसेज की जहां तक बात है, ये अवतरण या गद्यांश या पैसेज कहलाता है। तो ये इसलिए कहलाता है अवतरण कि ये ईश्वर के अवतरण जैसा नहीं है, ये किसी निबंध का भाग रहता है, किसी एडिटोरियल का अंश रहता है, किसी आलेख का अंश रहता है, तो इसीलिए इसको अवतरण कहते हैं। उसमें से भी एक बड़े निबंध से छोटा पाठ निकाल कर अलग कर दिया, तो अवतरित कर दिया इसको, तो अवतरण हो गया, गद्यांश हो गया, पैसेज हो गया। तो भारी भरकम शब्द देखकर घबराइएगा नहीं, मैं सारे टर्म उसके बता दे रहा हूं। अब ये अवतरण जो है, सच्ची बात यह है कि आप भी पढ़िएगा ध्यान से, तभी उत्तर कर सकिएगा, और मैं भी इसको ध्यान से पढ़ूंगा तभी उत्तर कर सकूंगा। तो समय बचाने के लिए मैंने इसको पहले पढ़ लिया है, मेरे हाथ में है देखिए शीट, और मैंने आंसर तैयार कर लिया है, वही गया भी होगा आपको। तो वो अवतरण का, उसको मैं लंबा नहीं करूंगा, आपको केवल जो है अवतरण के उत्तर पर मैं ले चलूंगा। ये चौथा प्रश्न दिया जा रहा है कि अवतरण का सही शीर्षक क्या होगा। तो अवतरण का सही शीर्षक, अवतरण का सही शीर्षक है विद्युत शक्ति और पाबंदी। विद्युत शक्ति की सर्वप्रधानता, प्रधानता भी गलत लिखा हुआ है, चलिए। मानव सेवा में विद्युत शक्ति, ऐसा नहीं है। इस अवतरण का सबसे क्लोज आंसर है विद्युत शक्ति की महिमा। ये डी आंसर पक्का पक्की है, उसमें कहीं कोई नहीं। पांचवा है कि पूरे अवतरण का सारांश एक वाक्य में अगर कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए कृतदासी की तरह, मतलब खरीदी हुई है, या विद्युत शक्ति के रूप में मनुष्य ने देवता को पा लिया है, या कि मनुष्य को विद्युत शक्ति के रूप में कल्प वृक्ष प्राप्त हो गया है। कल्प वृक्ष उस काल्पनिक वृक्ष को कहते हैं जो हमारी स्वर्गिक वृक्ष कहलाता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तो लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि है। तो कल्प वृक्ष उसको कहते हैं जो हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप पांचवें प्रश्न पर हैं, और पांचवें प्रश्न का सही उत्तर केवल सी हो सकता है कि विद्युत हमारी लगभग सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती है, और इनमें से कोई नजदीकी उत्तर नहीं है, इसलिए मैं उसको छांट दे रहा हूं। अब छठा जो प्रश्न है वह है कि पहले वाक्य में विद्युत शक्ति को कल्प वृक्ष क्यों कहा गया है। छठे प्रश्न से भी आपको पांचवें का उत्तर समझ लेना चाहिए। प्रश्न पढ़ने से भी उत्तर समझ में आता है गद्यांश में, ये बात समझिएगा। सारे प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्नों को पहले पढ़िएगा, गद्यांश को बाद में पढ़िएगा, और थोड़ा समय दीजिएगा तो उत्तर खुलकर अपने आप चलकर आपके पास आने लगेगा। ये ट्रिक है। विद्यार्थी पहले गद्यांश में लगे रहते हैं, फिर प्रश्न देखते हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा चलना पड़ता है। यहाँ पहले प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न देखकर तब गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं, तो उत्तर जल्दी जल्दी मिलते हैं और टाइम बचता है। तो ये जो छठा प्रश्न है, ये छठा प्रश्न में है क्योंकि वह मनुष्य के सभी स्वप्न पूरे कर देती है, तो सभी तो करती नहीं।
क्योंकि उसने मृतलोक को स्वर्ग लोक में, मतलब इस धरती को स्वर्ग में बदल दिया, ये भी सही नहीं है। बटन दबाते ही चारों ओर प्रकाश हो जाता है, ये तो सही है। लेकिन क्योंकि उससे मनुष्य अपनी सुविधा के अनेक कार्य संपन्न कर सकता है, ये सबसे सही है, इसलिए डी उत्तर ही सही होगा। पहला दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा नजदीकी है, लेकिन चौथा उत्तर बहुत नजदीकी है, इसलिए चौथे को आपको चुनना पड़ेगा। सारे विकल्प पढ़ के ही टिक लगाइएगा, एक को देख लिया और टिक करिएगा तो धोखे में रहिएगा। अब है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय उक्ति में तमसो का क्या अर्थ है। तो आप यहां देखिए, तम का अर्थ है अंधकार, लेकिन तमसो मां ज्योतिर्गमय में, अब यहां देखिए बहुत सारे लोग यहां मां के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो अर्थ ही बदल जाता है। ये कह रहे हैं कि तम से, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। तो तम का अर्थ है अंधकार, लेकिन अज्ञान का अंधकार, अज्ञान रात्रि का अंधकार। तो यहां जो तमसो मां ज्योतिर्गमय में, तम का अर्थ अंधकार जरूर है, लेकिन तमसो मां ज्योतिर्गमय में तम का अर्थ है अज्ञान, तो ये भी सही उत्तर होगा। अज्ञान का अंधकार है वो केवल अंधकार नहीं है। अगला है अंतिम वाक्य का आशय क्या है। मनुष्य का सपना साकार हो गया है, मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो गई है, मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया है। अनुचर मतलब सेवा करने वाला। अब मनुष्य को कुछ चाहने को शेष नहीं है। तो मैं समझता हूं इस उत्तर पर आप बहुत जल्दी पहुंच गए होंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मनुष्य को मन चाहना सेवक मिल गया है, वो विद्युत को जो कहता है जल्दी जल्दी विद्युत वो कार्य उसका संपादन कर देता है। तो सी उत्तर सही है मित्रों। अब 9-10 के लिए, प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए समानार्थी शब्द पूछा गया है, मतलब जो उससे मिलता जुलता अर्थ का हो। तो रीत का अर्थ होता है सत्य, मिथ्या उसके विपरीत है, मर्त तो मरा हुआ है, ऋतु तो 6 ऋतुएं होती है हमारे देश में, मौसम जो बदलता है। दुनिया में तो 6 ऋतुएं नहीं होती है, हमारा भारत ही वो गौरवान्वित देश है जो 6 ऋतुओं का देश है। खैर चलिए, रीत मतलब सत्य, ऐसा रीत कर देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा खाली। अभिज्ञ, तो यहां आदमी अ देखकर भ्रमित हो जाता है। अनभिज्ञ मतलब होता है न जानने वाला। न जानने वाला अगर रहता तो अनभिज्ञ होता, तो अभिज्ञ जानने वाला होता है, जानकार। अभिनेता, भिक्षुक और नावाकिफ मतलब कुछ नहीं जानने वाला। ये विकल्प दूर दूर तक नहीं है। अभिज्ञ का सही उत्तर है जानकार, जानने वाला। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके आपको देंगे ही, तो आप उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सतर्क आप रहिएगा तो आपको कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा सा सोच सोच कर उत्तर दीजिए। अब दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं, वो उसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछ रहे हैं। जो समानार्थी है वही पर्यायवाची है। तो यहाँ 11 से 13 तक है। तो 11 जो है कि शूरवीर मतलब बहुत वीर होता है, तालाब मतलब सरोवर पोखर होता है, भौड़ा अलग ही है। ये शमशीर मतलब तलवार है। तो अखबार जहां काम करता है वहां तलवार भी काम नहीं करती है, शमशीर भी काम नहीं करता है। तो खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो को मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
तो तलवार का पर्यायवाची शब्द है शमशीर। सो नेक्स्ट सारंग। तो ये सारंग शब्द है हमारे शब्दकोश में, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। होता यह है मित्रों कि प्रकृति की जितनी सुंदर वस्तुएं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सुंदर सबको सुंदर लगता है। जिस रूप में लगे, जैसे लगे, सुंदर तो सुंदर है। बेटी भी सुंदर लगती है, शहर की सड़क पर जा रही लड़की भी सुंदर लगती है। हमारी भावना पवित्र होती है। भावना जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हमारे अंदर विकार बदल जाते हैं। चीजें तो सत्य है। तो सारंग के बहुत अर्थ हैं हमारे शब्दकोश में, लेकिन यहाँ सारंग का एकमात्र पर्यायवाची है मोर। तो मोर पर्यायवाची है इसका, और कोई पर्यायवाची नजदीक यहाँ है ही नहीं। मेघ पुष्प जो है ये जल है। मेघ की जो बूंदे हैं वो मेघ पुष्प है। तो वर्षा जो है उसको मेघ पुष्प कह सकते हैं। तो वर्षा तो यहाँ है नहीं, जल है नजदीकी विकल्प। पलाश तो एक वृक्ष है, कमल एक पुष्प है, आम्र एक वृक्ष है। अब वृक्ष भी दो तरह के होते हैं, ऐसे विज्ञान में तो बहुत तरह के होते हैं, उनके परिवार होते हैं। लेकिन समाज में दो तरह के होते हैं, एक फलदार एक छायादार, छाया प्रधान और फल प्रधान। तो आम्र तो फल प्रधान है, पलाश जंगलों में होते हैं, इसके फूल लाल लाल होते हैं। इसको बहुत छाया प्रधान भी नहीं कह सकते। ये भ्रम उत्पन्न करते हैं कि जंगल में आग लगी है। कबीर कहते हैं कि 10 दिन फूला के झांखर भया फलास। 10 दिन तक लाल लाल दिखता है, उसके बाद झांखर हो जाता है। मनुष्य भी वैसा ही है, 10 दिन की जवानी है, उसके बाद वो मेरे जैसा दिखने लगता है। चलिए, तो मेघ पुष्प का यहाँ एकमात्र अर्थ है जल। अब आगे आ जाइए 14 से 17। सही विलोम चुनना है। तो अस्थावर मतलब स्थिर रहने वाला, और जंगम मतलब आगे बढ़ने वाला। तो ये जंगम इसका सही विलोम है। चंचल अलग चीज है, सुचल तो उसकी वर्तनी भी ठीक नहीं है। अचेतन तो एक बहुत गंभीर शब्द है, अध्यात्म का शब्द है, हमारी चेतना है। तो ये जंगम बढ़ते रहने वाला है, स्थावर स्थिर रहने वाला है। तो जंगम उसका विलोम होगा। फिर आगे देखते हैं अनागत का विलोम क्या होगा। तो विगत की आगत की भूतकालिक की वर्तमान। तो आगत और अनागत ये विकल्प से, विगत जो बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है, भूतकालिक जो पीछे छूट गया। तो जो नहीं आया है वो अनागत है, जो आ गया है वो आगत है। इसलिए ये विकल्प सही है इसका। नेक्स्ट उद्धत है, उद्यत नहीं है। शब्दों को गौर से देखना चाहिए। उद्यत ऐसा होता है और उद्धत ऐसा होता है। तो यहाँ उद्धत शब्द है, द में ध लगा हुआ है, य नहीं लगा हुआ है। तो उद्धत एक सौम्य है, एक विनीत है, एक विनयशील है और एक विनम्र है। तो बहुत ही मतलब विनयशील तो दूर है, लेकिन 3 विकल्प बहुत ही क्लोज डाले गए हुए हैं यहाँ प्रश्न संख्या 16 में। तो आपको एकदम सोचकर उत्तर देना पड़ेगा। ये उद्धत मतलब एकदम उदंड टाइप की कोटि में चला जाता है। तो उसके लिए उचित शब्द होगा विनीत।
सौम्य एक अलग शब्द है। तो उदंड होता तब विनम्र होता, उद्दत है तो विनीत ही होगा, और सौम्य का जो है उग्र बनाना पड़ेगा हमें। सौम्य का अगर विलोम हम खोजेंगे तो उग्र बनाना पड़ेगा, उद्धत का विनीत बनाना पड़ेगा, और विनम्र का उद्दंड बनाना पड़ेगा, उद्दंड। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी डाल दे रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये उद्धत का विलोम जो है बी आंसर सही है, आप यहां ध्यान दीजिए। अब उसने इस योजना को सही स्वरूप दिया है, तो स्वरूप का यहां जो है विलोम खोजना है। तो कुरूप, विरूप, विकार, निराकार, तो विकार निराकार तो दूर दूर तक नहीं है। अब कुरूप और विरूप में आप देखें तो स्वरूप, अविरूप, बदला हुआ रूप, ये भी विकल्प सही है। 17 नंबर जो आपका प्रश्न है, बी विकल्प सही है। कुरूप उसका नहीं होगा, स्वरूप का कुरूप होगा। अगर ये शब्द स्वरूप रहता तो स्वरूप नहीं रहकर स्वरूप रहता, तब ये हो जाता। यह स्वरूप है तो विरूप होगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा केवल। अब 18 से 21 तक है कि इसमें से किसी एक की ही वर्तनी सही है, तो वर्तनी में आपको अभ्यास ही करना पड़ेगा। कोई भी अच्छा शब्दकोश छोटा भी ले लीजिए, राजपाल एंड सन्स का पॉकेट साइज भी आता है। मैं किसी का प्रचारक नहीं हूँ, भूल में नहीं रहिएगा, मैं ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूँ। नागरिक प्रचारणी सभा के शब्दकोश हैं तो बड़े बड़े हैं शायद, पॉकेट साइज जो है स्टूडेंट साइज तो राजपाल एंड सन्स का है, और इसी अशोक राजपथ पर कहीं उसका आगे एक मंदिर था, बीच रास्ते में जो मंदिर है जिसके ऊपर से बना है वो, वहीं आसपास देखिएगा तो राजपाल एंड सन्स की शायद एकमात्र वही दुकान है, बुक स्टॉल वही है। तो आप राजपाल एंड सन्स के छोटे शब्दकोश ले लें या कोई भी अच्छा ग्रामर ले लें, तो वहाँ आपको कुछ अशुद्ध शुद्ध शब्द मिल जाएंगे। ये लालायित ही सही है, और दूसरा कोई दूसरे की वर्तनी सही नहीं है। अब जो है यहाँ देखिए, ये जो है प्रतिपाद्य मतलब कहा गया मूल बात, तो आप देखिए ये सही हो सकता था जब इसमें ये लगा देते, लेकिन लगा हुआ नहीं है। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये ऐसा है प्रतिपाद्य। इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है, मतलब मूल भाव क्या है। नेक्स्ट, ये लिपि मतलब स्क्रिप्ट होता है, और लिपि की वर्तनी ये है, ये शब्द सही है। ये लिपना हो गया, इस सब का कोई मतलब नहीं है। अब है साझी, परिधि, धैर्य और वध। ये प्रश्न संख्या है 21। 21 को मैं यहाँ से भी देख लूँ, साझी, परिधि, धैर्य और वधु। तो धैर्य में ये बिल्कुल गलत है, यहाँ आना चाहिए था ये ऐसा, वधु ऐसा होना चाहिए था, और परिधि की भी वर्तनी गलत है। ये एकमात्र ये साझी है, संध्या जो दिखलाते हैं उसको, या साझी एक गीत भी है भारतीय परंपरा में, संध्या बंदन जो कहते हैं तो साझी गाना कहते हैं उसको।
अब 22 से 23 के लिए है कि इन लोकोक्तियों के सही अर्थ चुनिए। फिसल पड़े तो हर गंगा, मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो यहाँ लगता है ये कि मजबूरी में काम करना शायद नजदीकी विकल्प हो, लेकिन ये विकल्प सही है, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। 23 जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दी जय, समय का रुख देखकर ही काम करना चाहिए। ये सेट वन में भी था शायद। तो ये व्यावहारिक बात है, समाज में चलता है कि जैसा समय रहे वैसा ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट, इन मुहावरों के लिए 4 अर्थ दिए गए हैं, उनमें सही कौन है? अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, तो सही विकल्प है मूर्खतापूर्ण काम करना। और कोई विकल्प यहाँ सही नहीं है, दूर दूर तक भी सही नहीं है, आपको भी आसानी से पहुंचना चाहिए। अब यह है आबनस का कुंदा, ये आपने थोड़ा कम सुना होगा। तो ये बहुत प्रचलित मुहावरा नहीं है, ये किसी भी ऑथेंटिक शब्दकोश में नहीं है, लेकिन प्रश्न बनाने वालों की और हम लोगों की मजबूरी ये है कि प्रश्न इस तरह से नेट से निकाल कर दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग भी नेट से निकाल कर उसका उन प्रश्नों को भी कुछ सेट में डालते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन लोकोक्ति मुहावरा मैं फिर कहूँगा वही प्रचलित होता है जो सामान्य लोगों में बहुत पॉपुलर हो, दूसरे का कोई मतलब नहीं होता है और दूर दूर तक अच्छी परीक्षा में पूछे जाने की उसकी कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने डाल दिया और बता दूं कि अत्यंत काले रंग का होना आबनूस का कुंदा कहलाता है। जैसे कोयले का कण जो होगा जितना काला होगा, आधा तीतर आधा बटेर, उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। यहाँ भी अनुस्वार आएगा। तो ये जो है आपका 26, ये इसको उचित सामंजस्य का अभाव बहुत नजदीकी विकल्प लगता है, लेकिन रंग बिरंगा में तो अनेक रंग हो जाएंगे, छोटा बड़ा तो दूर दूर तक विफल नहीं है। कोई चीज आप निर्माण करते हैं, बनाते हैं, बोलते हैं, वो बेमेल और बेढंगा होता है, तब आधा टीटर आधा बतेर कहते हैं। नेक्स्ट 27 से 29, इन वाक्य खंडों के लिए या वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, उनको चुनना है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है और एक्चुअली इसकी सही वर्तनी ऐसी है, यहाँ छप गई है, ऐसी चलती भी है, वो किताबों में भी मिल जाएगी, लेकिन वर्तनी ये होती है दूसरों से आगे बढ़ने की जो स्वस्थ इच्छा होती है वो स्पर्धा कहलाती है। नेक्स्ट, जो कुछ भी करने के लिए निर्णय न ले सकता हो, क्या करे क्या न करे का भाव, तो ये है किंग कर्तव्य विमूढ़। और यहाँ कोई नजदीकी विकल्प उपलब्ध नहीं है आपके पास। अब नेक्स्ट, किसी के ज्ञान, योग्यता, कुशलता आदि को परखना, तो ये निरीक्षण होगा कि अनुवीक्षण होगा कि परीक्षण होगा कि पुनर्निरीक्षण होगा।
क्या होगा? ये प्रश्न संख्या है 29। अब ज्ञान भी परखना है, योग्यता भी परखना है, और कुशलता तो निरीक्षण केवल देखना है। अनुवीक्षण इंटरव्यू के नजदीक शब्द है। पुनरीक्षण तो फिर से देखना है। तो यद्यपि ये शब्द में वर्तनी में भी अशुद्धि है, तो ये परीक्षण शब्द ही नजदीकी शब्द है, वही आपको आना पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है। अब 30 से 32 तक इनमें संधि के प्रकार का चयन करना है। तो थोड़ा प्रश्न ही इसको मॉडिफाइड होना चाहिए। इस संधि के प्रकार चयन नहीं करना है, ये बताना है कि कौन सी इसमें से कौन सा ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये राइट है। दिक जोर अंबर कहाँ से आया, मैं आपको बता देता हूं। दिक का मतलब दिशा है, और अंबर का मतलब यहाँ आकाश नहीं होकर कपड़ा है। दिशाएं ही जिसके वस्त्र होते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। आपने जैनियों को अगर पढ़ा होगा, जैन शास्त्र पढ़ा होगा, तो उसमें श्वेतांबर, दिगंबर इत्यादि बहुत होते हैं। जो लोग श्वेतांबर होते हैं वे उजला वस्त्र पहनते हैं, और नाक के ऊपर भी उजले कपड़े की पट्टी बांधकर चलते हैं। वो अति अहिंसावादी हैं। वो कहते हैं कि सांस लेने में भी सूक्ष्म जीव सांस के अंदर आते हैं, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। अब गौर करिएगा, यहाँ मैं थोड़ा आपको विस्तार में ले जाऊंगा। दुनिया को अभी पता चला कोरोना के पहले कि मास्क कितना जरूरी है। हमारी प्राचीन परंपरा में ऐसे ऐसे महाविभूति हुए हैं जिनको ये पता था कि उसकी हत्या तो होगी ही होगी, वो हमारी भी हत्या का कारण बन सकता है। तो इसीलिए श्वेतांबर हो गए लोग, उजला वस्त्र पहनते थे और उजले वस्त्र की नाक पर पट्टी बांधते थे। लेकिन कुछ जैनियों में ऐसे भी हुए जो वस्त्र पहनते ही नहीं है, नंगे रहते हैं, तो उन्हीं को दिगंबर कहा गया कि दिशा ही, ये दिशाएं ही जिसके वस्त्र का काम करे वो है दिगंबर। ये वो जो नागा सन्यासी लोग होते हैं उनके करीब से मिलता जुलता ये विचार है, लेकिन दर्शन एक नहीं है। तो मैं थोड़ा आपको मतलब थोड़ा ब्रॉड भी करना चाहता हूं। डिस्कशन का यही मतलब होता है, ABCD उत्तर बता देना, वो तो आपको गया ही होगा मेल पर, तो फिर मेरी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी पोडियम पर। तो डिस्कशन का यही मतलब होता है कि आपको बता दें कि क्यों ये सही है। तो ये रामायण का ये विकल्प सही है। पूछेंगे क्यों? ये होता है राम जोर अयन, राम का घर, अयन मतलब है घर, राम का घर रामायण है। अब यहाँ आपकी एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि यहाँ तो ये ना ऐसा है, यहाँ ये ऐसा क्यों हो गया, बड़ा क्यों हो गया, त वर्ग से ट वर्ग में क्यों चला गया? तो ये संधि के नियम पर है। विद्यार्थियों, मित्रों, छात्रों, अब जिज्ञासुओं, आप समझिए, ये संधि के नियम पर है कि र के बाद अगर न आता है, र के बाद अगर न आता है, बीच में अगर स्वर भी होगा, बहुत सारे व्यंजन भी होंगे, तो ये न जो है र में परिवर्तित हो जाता है। इसको नत्व विधान की संधि कहते हैं। जनरल बुक में मिलेगा भी नहीं आप। ये नत्व विधान की संधि होती है। एक सत्व विधान की भी संधि होती है, उसमें स का स हो जाता है। एक उदाहरण आपको बता ही देते हैं कि बात खुल जाए।
सु जोड़ समा। तो ऊ के बाद जब ये स आता है, ई ऊ के बाद दंत स आता है तो मूर्धन्य में बदल जाता है। तो सु जोड़ समा इज इक्वल टू सुषमा। सु जोड़ सुप्ति बराबर सुषुप्ति। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी संधि अच्छी होगी तो वर्तनी अच्छी होगी, और वर्तनी अच्छी होगी तो संधि अच्छी होगी। ये दोनों प्रकरण आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में केवल पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, रुचि भी महत्वपूर्ण है। तो सुरुचिपूर्ण ढंग से सोच कर काम कीजिएगा, पवित्रता और निष्ठा से और बड़े मनोयोग से जब आप लगते हैं तब बारीक बातें आपको समझ में आती हैं कि किस तरह से वो हर क्षेत्र में काम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, काम कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। एक चर्मकार जूते सिलता है, उसके पास आप कभी नहीं जाते हैं और दूसरे के पास बार बार जाते हैं, तो हुनर के कारण आप जाते हैं। दोनों काम तो एक ही कर रहा है। तो एक अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, दूसरा अध्यापक भी पढ़ा ही रहा है, लेकिन आपका अजीज कोई दूसरा अध्यापक हो जाता है तो काम तो दोनों वही कर रहा है, लेकिन आप चुनते हैं उसकी क्वालिटी को देखकर। तो आंखें खुली रखिएगा। ये आंखें तो खुली हुई है ही, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। भीतर से बड़े सतर्क रहिएगा, प्रज्ञा चक्षु होने की कोशिश करिएगा, सत्य को जानने की कोशिश करिएगा, तब ये बारीक बारीक चीजें आपको पसंद में आएगी। और आप कहेंगे कि सर प्यून की परीक्षा में इतने लेक्चर क्यों दे रहे हैं, तो सॉरी टू से कि प्यून से लेकर परमात्मा तक की परीक्षा के द्वार एक ही हैं। जो सतर्क नहीं रहेगा वह परीक्षा में कभी सफल नहीं होगा। परीक्षा वो दूसरी कक्षा की हो या एमए की हो या आईएएस की हो। खासकर लिटरेचर में तो बड़ा मजेदार है। एक मिठाई वाला कहानी चौथे वर्ग में मैंने पढ़ी थी, उस कहानी से मेरा पाला एमए में पढ़ा। एक कहानी काबुली वाला मैंने चौथे में पढ़ी थी, और उस काबुली वाला कहानी को जब मैंने बाद में उसको दूसरी तरह से सोचा तो मुझे मेरा कल्चर पूरा समझ में आ गया। और जो समुद्र के रास्ते से व्यापार होता था और हमारा देश कितना संपन्न था, ये बात मुझे समझ में आ गई कविंद्र रविंद्र की कहानी से कि कैसे कथाकार थे। काबुली वाला जब यहाँ आया था तब मुन्नी इतनी छोटी थी, और जब वो वापस जाने लगा तो मुन्नी ब्याह के योग्य हो चुकी थी। तो काबुली वाले की बेटी भी उतनी बड़ी हो गई होगी। तो काबुल से लेकर और भारत तक किस तरह का कोऑर्डिनेशन था हमारे प्राचीन भारत में सजदा करने कितने लोगों को कहां कहां से आना पड़ता था, आप ये सोचिए। और आज का परिवेश आप देखिए। मुझे ग्लानि होती है, मैं भी एक शिक्षक हूं, कि हमारे देश में जो चल रहा है वह बहुत अच्छा नहीं है। और भावी पीढ़ी अगर दिशा से बदल जाएगी तो कलेक्टर भी हो जाएगी, प्रधानमंत्री भी हो जाएगी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, देश तो खंडित हो जाएगा। मित्रों, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। शिक्षक तो सारे पोडियम पर होते हैं, आजीविका मेरी भी चलती है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं केवल पैसे उगाने के लिए पोडियम पर नहीं चढ़ता, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। लेकिन अभी के समय में एक जो बात बहुत कठिन हो गई है, अभी के समय में सबसे कठिन बात है अपनी बात का किसी को भरोसा दिला देना।
ये हमारे लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है। आगे आप बढ़िए। ये महोदय का सही संधि है महाजोर उदय, बाकी दूसरा कुछ भी इसमें लागू नहीं है। अब ये सब तो दूर दूर तक कोई भी बहुत नजदीक नहीं है, एकमात्र ही यही विकल्प ही है। अब जब मैं संधि पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बतलाऊंगा कि संधि में कभी कभी नियम लागू हो जाने के बावजूद भी संधि सही नहीं होती है। एक दो झलकी मैं आपको दे देता हूं, फिर जब संधि और समास के मैं क्लास लूंगा तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा और उस समय पढ़िएगा, तब बारीकियां आपको समझ में आएगी। सॉरी, आप देखिए ऐसे, ये अगर हम इसको महजोर उदय कर दें तो औ का योग भी ओ हो जाता है, तो भी ये महोदय हो जाएगा, लेकिन ये संधि नहीं मानी जाएगी सही, क्योंकि इसका ये भाग अर्थ नहीं देता है। संधि में 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। संधि के नियम भी लागू होने चाहिए, दोनों तरफ की वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए, उसके अलावे जो उसका लोक स्वीकृत अर्थ है वह अर्थ भी उसको देना चाहिए। एक नमूना देखिए आप, इसको और भी बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास, लेकिन वो डिटेलिंग क्लास में। स्व जो रागत भी स्वागत ही बनता है, और सु जो रागत भी स्वागत ही बनता है। अब यहां भी नियम लागू है, यहां भी नियम लागू है, यहां भी वर्तनी सही है, यहां भी वर्तनी सही है। 2 चीजें कॉमन है यहां, लेकिन एक तीसरी बात है कि खुद के आने को स्वागत नहीं कहते हैं, इसलिए स्व जो रागत कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। किसी आए हुए का अच्छी तरह से आओ भगत करते हैं वो स्वागत है, इसलिए सुजो रागत, ये सही वर्तनी होगी, ये सही संधि होगी। 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो जब आप क्लास पढ़िएगा तब डिटेल मैं करूंगा। समास में भी वही बात है कि क्लास पढ़िएगा तब इसकी डिटेलिंग होगी। ऐसे आप केवल अधमरा, आधा मरा हुआ, द्वंद्व समास में होता है कि बीच में और या अथवा लगना चाहिए, या वो सब नहीं लगे तो अंत में वगैरह लगना चाहिए। जैसे देखिए, द्वंद्व का एक उदाहरण मैं आपको मैं अधमरा का उत्तर नहीं बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अधमरा का उत्तर केवल कर्मधारय है, मैं अलग ही लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन होगा। उससे अच्छा है कि मैं कहां से आ गया ये, देखिए देखिए, आप इसको रहने दीजिए, इसको, हाँ चलिए हट। चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं। उत्तर केवल कर्मधार है। अब मैं अलग से बताता हूं आपको, पेन अलग सेलेक्ट कर लेता हूं कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए, आप जहां द्वंद्व समास होता है, यहां द्वंद्व समास में जैसे राम कृष्ण, तो विग्रह होगा राम और कृष्ण। भीमार्जुन,
विग्रह होगा भीम और अर्जुन। प्रायः लोग समझते हैं कि द्वंद्व में हाइफन आता ही है, ऐसा भूल के भी नहीं सोचना है। द्वंद्व में हाइफन बहुत आता है, सच्चाई है, लेकिन हाइफन आए ही ये भी सच्चाई नहीं है। और ये जान लीजिए कि द्वंद्व के अलावे कर्मधारय में भी हाइफन आता है, तो सोचकर उत्तर दीजिएगा। तो द्वंद्व में ऐसा होगा, फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये हो गया, सॉरी, लाभ हानि, तो यहां और नहीं लगेगा, यहां विग्रह होगा लाभ या हानि, क्योंकि एक ही समय में दोनों घटित नहीं हो सकता है। तो ये इतरेतर द्वंद्व है, ये वैकल्पिक द्वंद्व है। और एक होता है समाहार द्वंद्व, जैसे दाल भात, तो इसका विग्रह होगा दाल भात वगैरह, मतलब इत्यादि। ऐसा क्यों हुआ? आपसे कोई पूछेगा कि क्या खाकर आए हो, तो आप कहेंगे दाल भात, तो पक्का आप दाल भात ही खाकर जाते हैं कि सब्जी चटनी चोखा अचार भी खाए रहते हैं। तो जो छूट गया वो इत्यादि में आया है, वगैरह में आया है। तो द्वंद्व की ये प्रवृत्ति होती है। अब द्विगु की प्रवृत्ति यह होती है कि उसमें पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिफला, तो त्रि तीन, तो तीन फलों का समाहार, मतलब मिला जुला रूप। लेकिन यह भी बात है कि सारे संख्यावाची द्विगु ही नहीं होते हैं। जैसे यही मैं मिलाकर ही आपको उदाहरण देता हूं, त्रिनेत्र, तो अब ये कभी द्विगु नहीं होगा। ये योग रूढ़ शब्द है, तो यहाँ इसका विग्रह होगा तीन हैं नेत्र जिनके। शिव के लिए प्रयुक्त है, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। तो समास और संधि ऐसा प्रकरण है जिसमें थोड़ा डिटेल आपको समझने की जरूरत होगी। तत्पुरुष वही होता है जब विग्रह में बीच में कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्ति आ जाती है। बीच में दो शब्दों के बीच में विग्रह करने पर अगर को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, अगर कोई शब्द का विग्रह करते हैं और इन सब में से कोई भी एक कारक चिन्ह बीच में आ जाता है, तो वो तत्पुरुष होगा। जैसे देखिए, सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त, साधु के लिए दक्षिणा, साधु दक्षिणा। अब यहां देख लिए मजेदार बात, किताब आप उलटिएगा, बड़े बड़े विद्वान शिक्षक आपको पढ़ाएंगे तो कहेंगे कि भैया ये द्वंद्व समास में हाइफन आता है। मैंने आपको यहीं दिखला दिया, तत्पुरुष में भी हाइफन आ गया और कर्मधारय में भी हाइफन आ जाता है। इसलिए इसको जब तक ठीक से नहीं पढ़िएगा तब तक मुरकट्टी तो हो सकता है, एक्चुअल नहीं हो सकता है। संधि और समास के लिए शॉर्टकट रास्ते नहीं है। हाँ, कुछ ट्रिक्स हैं
जब मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो उन चीज़ों को मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा और मुझे विश्वास है कि विषय आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हाइफन वाले सारे शब्द द्वंद्व नहीं होते, तत्पुरुष भी हो सकते हैं और कर्मधारय भी हो सकते हैं। हाँ, हाइफन वाले ज्यादा से ज्यादा शब्द द्वंद्व होते हैं, ये सच्चाई है। तो ये अधमरा है, इसमें कोई न तो कारक चिन्ह आ सकता है न बीच में हाइफन आ सकता है। तो इसके लिए एक ही विकल्प है, कर्मधारय आधा मरा हुआ। कहते हैं ना, मारकर अधमरा कर दिया, तो ये कर्मधारय है। शेष क्लास में मैं बताऊंगा। अब आगे आप चलिए निशाचर। तो अब उस सूत्र से लगाइए, निशा में चरने वाला या विचरण करने वाला, मतलब रात में घूमने फिरने वाला। तो ये कारक चिन्ह बीच में आ गया, खट से तत्पुरुष मार दीजिए, ये उसका ट्रिक है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। देवासुर, अब देखिए इसके बीच में जब आएगा तो और आएगा, देव और असुर, मतलब देवता और राक्षस दोनों। तो ये और आ गया तो द्वंद्व मारिए, ये सब ट्रिक है। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।